नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमिर। वाईफाई स्टडी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि अनअकैडमी का ही एक पार्ट है। बच्चों, हमारे पुराने सभी लेक्चर्स के अंदर हमने हेमेटोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया था। और अगर हम बात करें हेमेटोलॉजी के बारे में तो हमने ब्लड और ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा की थी। तो हमारे पुराने लेक्चर सारे थ्योरी लेक्चर्स थे। आपको जब भी हेमेटोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में बात करनी है या क्वेश्चंस देखने हैं तो हमारे दूसरे चैनल जस्ट जनरल साइंस पर जाकर आप वहां पर क्लिक करें और वहां पर आपको वीडियो 4 बजे से 5 बजे के बीच में अवेलेबल होगी। कई बार वहां पर लाइव में वहां पर आपको मिलूंगा और हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन जो करेंगे वो जस्ट जनरल साइंस चैनल पर करेंगे, जबकि हम अपना थ्योरी पार्ट वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल पर हमेशा 6 से 7 के बीच में हमारी मुलाकात होगी। तो आपको जब भी क्वेश्चन से रिलेटेड मुलाकात करनी है तो आप कहां पर मिलेंगे? आप मिलेंगे वाईफाई स्टडी के जस्ट जनरल साइंस चैनल पर। और जब भी आपको थ्योरी से रिलेटेड मुझसे मुलाकात करनी है तो 6 से 7 एसएससी के वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल पर हमारी मुलाकात होगी। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, और वो टॉपिक है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो बच्चों, अगर हम बात करें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में तो आप क्या जानते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में? एक सिंपल डेफिनेशन अगर हम बात करें तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगी आपकी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की? कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाता है। सर्कुलेट का मतलब क्या होता है? आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर ब्लड का फ्लोएशन होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड हर एक अंग तक पहुंचता है। अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर एक सिंपल डेफिनेशन जो आपको ज़्यादातर बुक्स में मिलती है, आज उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसका जो परीक्षण है वो आगे लेकर जाएंगे। तो देखो भाई, इस हिसाब से अगर हम बात करें तो रक्त परिसंचरण तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो रक्त का परिसंचरण करता है। फिर वही बात कि रक्त का परिसंचरण क्यों करेगा? तो देखो, हमारे संपूर्ण शरीर में या अगर देखा जाए तो रक्त को पहुंचाने का काम करना बहुत जरूरी है। अब रक्त हमारे शरीर में क्यों पहुंचना चाहिए? तो बच्चों, रक्त हमारे शरीर में इसलिए पहुंचना चाहिए क्योंकि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से निर्मित है। और अगर हमारा शरीर कोशिकाओं से निर्मित है, अगर मैं बात करूं हमारे शरीर के कोशिका के निर्मित होने की वजह से, तो इस कोशिका को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब तक ऑक्सीजन इसके शरीर के या इस भाग तक या इस कोशिका तक नहीं पहुंचेगी, ये ऊर्जा का निर्माण नहीं कर पाएगी। और अगर ऊर्जा नहीं बनेगी तो आपकी बॉडी के जो ग्रोथ डेवलपमेंट फीचर्स हैं, ये आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं आप थकान के शिकार हो जाएंगे, यानी आपकी बॉडी में काम करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। तो कार्य करने की जो क्षमता है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। ठीक है, आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। अब आपने देखा होगा बच्चों कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी का फ्लोएशन होता है, आपकी बॉडी में जो ऊर्जा एक प्रकार से संचरित होती है, वो एक प्रकार से ऊर्जा का संचरण करने के लिए ऑक्सीजन का होना उतना ही आवश्यक है जितना और अधिक, यानी अन्य प्रकार के वस्तु, अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थों का होना जरूरी होता है। क्योंकि बच्चों, यहां पर हमको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये समझनी पड़ेगी कि शरीर में जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा केवल ऑक्सीजन की वजह से नहीं आ सकती, ऑक्सीजन के कारण नहीं होती। तथा केवल ग्लूकोज के कारण भी नहीं होती। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि आपकी बॉडी में जो आपको एनर्जी मिल रही है वो ना तो केवल ऑक्सीजन की वजह से मिल रही है और ना ही ग्लूकोज की वजह से मिल रही है। मैंने आपको बताया था कि ब्लड जो है आपकी बॉडी में समान रूप से समान कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का वितरण करता है। अब आपके इस कोशिका के अंदर होता है ग्लूकोज और आपका रक्त लेकर जाता है ऑक्सीजन, और जब इन दोनों की क्रिया होती है तो ये क्रिया कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस।
कौन सी क्रिया कहलाती है बच्चों? ये कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया। और इसको जबकि ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसको दूसरे शब्दों में आप ऑक्सीकरण भी कहेंगे। तो ये ऑक्सीकरण भी है, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीकरण। अब इसके इस पूरे रिएक्शन के जरिए जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो है ग्लाइकोजन। कौन सा प्रोडक्ट बनता है बच्चों? ग्लाइकोजन बनता है। और ये जो ग्लाइकोजन है बच्चों, यही आपकी ऊर्जा का आधार है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनेगा और H2O यानी जल बनेगा। अब बच्चों इस ग्लाइकोजन को जो बनाने के लिए ग्लूकोज भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। अगर आपकी बॉडी में ब्लड है और आपकी बॉडी में ब्लड अगर सिर्फ और सिर्फ रखा हुआ है तो क्या वो ब्लड किसी और काम का हो सकता है? नहीं हो सकता ना। उसको तो हमें कहाँ पहुंचाना है? इस कोशिका तक पहुंचाना है। अगर मुझे इस ब्लड को इस कोशिका तक पहुंचाना है तो मुझे किसी ना किसी एक ऐसे तंत्र की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जो कि मेरे इस ब्लड को पहुंचा सके। अब आप बताओ इसके लिए हमें कौन से तंत्र की आवश्यकता हुई? तो वो तंत्र हुआ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी BSC। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से हमारे शरीर का ब्लड जो ऑक्सीकृत ब्लड है वो ऑक्सीजन को लेकर कोशिका तक पहुंचता है। ग्लूकोज के साथ में उसका जो है टाई अप होता है, उन दोनों का ऑक्सीकरण होता है, जिस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहा जाता है। और वहां पर बनने वाला जो उत्पाद है वो ग्लाइकोजन होता है और यहीं से आपकी बॉडी को ऊर्जा मिलती है। आई बात समझ में बच्चों? तो क्यों हमारे लिए जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो जरूरी है? तो इसलिए जरूरी है। ठीक है बच्चों। अब देखो CO2 की लेन देन को भी व्यवस्थित करता है। अब अगर हमारे शरीर में ग्लाइकोजन बनेगा तो साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी बन रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन रहा है तो इस कंडीशन के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉडी से बाहर होना जरूरी है। तो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या काम करेगा? इस बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि हमारे लिए हानिकारक है, इसको पुनरावृत्ति के दौरान लेकर आएगा और दोबारा आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगा। बच्चों अगर हम बात करें द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर हैं ये विलियम हार्वे हैं। विलियम हार्वे ने लगभग 1618 ईस्वी के आसपास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को खोजा था। तो इन्हीं को हम फादर ऑफ एंजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये हैं फादर ऑफ एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, ठीक है, एंजियोलॉजी के फादर हैं। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त परिसंचरण का अध्ययन कहलाता है तो देखो एंजियोलॉजी कहलाएगी। तीसरा सवाल पूछा जा सकता है कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कार्डियोलॉजी कहलाएगी। देखो बच्चों ये तीन क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो होता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का फादर कौन है, जनक कौन है? द फादर ऑफ एंजियोलॉजी किसको कहा जाता है? तो विलियम हार्वे को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। और अगर आपको स्पेसिफाई करके पूछा जाए कि द स्टडी ऑफ हार्ट यानी हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे कि वो अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाएगा। तो देखो बच्चों तीनों के अंदर, दोनों के अंदर बहुत फर्क है। यहां पर आप इस चीज को याद रखना, बहुत सारी बुक्स के अंदर गलती दे रखी है और हम भी कई बार इन्हीं गलतियों का शिकार होते हैं। कैसे शिकार होते हैं? हम सोचते हैं कि रक्त परिसंचरण का अध्ययन और हृदय का अध्ययन दोनों एक ही बात होती है। तो हमको लगता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, जबकि रक्त परिसंचरण का अध्ययन एंजियोलॉजी है और अगर पर्टिकुलर उसमें हृदय के बारे में पूछा जाए तब हम कहेंगे ये कार्डियोलॉजी कहलाता है। और तीसरा जो मुख्य चीज है जो मैंने आपको बता दिया था वो क्या था? वो था रक्त का अध्ययन। तो रक्त का जो अध्ययन है द स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है बच्चों? आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था हेमेटोलॉजी कहलाएगा। आई बात समझ में? तो अगर आपसे पूछे कि ब्लड का अध्ययन क्या होगा, द स्टडी ऑफ ब्लड, तो आप कहेंगे द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हेमेटोलॉजी। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है हेमेटोलॉजी। एंड द स्टडी ऑफ हार्ट, अगर आपसे पूछा जाए द स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज, तो स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी कहलाता है।
ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि द स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप कहेंगे द स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज एंजियोलॉजी। हु द फादर ऑफ एंजियोलॉजी? तो द विलियम हार्वे इज फादर ऑफ एंजियोलॉजी। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको चीजें समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो देखो बच्चों, आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो आपका ब्लड सर्कुलेट होगा, तो सर्कुलेशन के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, तो सर्कुलेशन में आपको दो चीज की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अगर मैं सिंपल तौर पर, चलिए छोड़िए आप अभी ब्लड को छोड़िए, अभी मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि आखिर सर्कुलेशन जब आपको चाहिए तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब देखो, अगर यहां पर हम लोग देखें सर्कुलेशन के बारे में, सिर्फ सर्कुलेशन के बारे में, मैं ये नहीं बात कर रहा कि ब्लड है या क्या चीज है। अगर मैं कहीं पर किसी भी चीज को फ्लो करवाना चाहता हूं, उसको प्रवाहित करवाना चाहता हूं, परिसंचित करवाना चाहता हूं, तो आप क्या काम कहेंगे? आप कहेंगे कि सर या तो एक पाइप लेकर आ जाओ और एक पंप लेकर आ जाओ। अगर कोई चीज भरी हुई है तो पंप उसको क्या करेगा? प्रेशराइज कर देगा और पाइप उसको कैरी कर जाएंगे, यानी हर एक जगह पर लेकर चले जाएंगे। क्या होता है हमारे यहाँ पर बच्चों? हमारे यहाँ पर क्या होता है? अगर हमारा कोई घर है, कोई मकान है, मान लो कि ये हमारा कोई घर है और इस घर की छत पर देखो बच्चों, यहाँ पर कोई एक टंकी रखी हुई है, ठीक है। तो अब बताओ मुझे क्या करना? यहाँ पर नीचे एक टैंक है। अगर हम बात करें इस टैंक के बारे में, तो इस टैंक में भरा हुआ है पानी, वाटर टैंक है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। अगर हम बात कर लो, पानी भर देते हैं यहाँ पर, बिल्कुल पानी जैसा कलर कर देते हैं, ये देखो पानी भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है? इस पानी को कहाँ पहुँचाना है? आपको इस पानी को यहाँ पहुँचाना है। तो पानी को पहुँचाने के लिए आप बच्चों क्या काम करेंगे? यहाँ पर आप एक पंप लगाएंगे। जैसे ही आप इसको पंप लगाएंगे, वो पानी को प्रेशराइज करके खींचकर कहाँ भरेगा? टंकी में भर देगा। और जब आप देखेंगे तो आपकी जो टंकी है, जो ये टैंक, ये पूरी तरीके से भर जाएगा। अब क्या टैंक का भरना ही काफी हो गया? नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि आपके घर के वेरियस पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं आपके घर के? तो बच्चों, अगर आप बात करें अपने घर के पार्ट के बारे में, तो आपके घर में किचन भी होगी जहां पर पानी की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा वॉशरूम्स होंगे जहां पर आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वॉशरूम है, ठीक है, और वो हर एक कमरे में बने हुए हैं। तो आपको क्या चाहिए? फ्लोएशन तो चाहिए ना यहाँ पर पहुंचाने के लिए। तो क्या आप डायरेक्ट पहुंचा सकते हो? यहां से डायरेक्ट पहुंचा सकते हो? नहीं पहुंचा सकते ना, आपको किसी ना किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी ना, मीडियम चाहिए ना आपको। तो वो जो मीडियम होगा, वो मीडियम क्या होगा? आप कहेंगे सर यहां पर आप टंकी से एक मोटा पाइप लेके आओ, कनेक्शन एक किचन में कर देते हैं, एक वॉशरूम में कर देते हैं, और इसकी मदद से जो आपका पानी है, जो आपका वाटर है, वो आसानी से बहता हुआ आपके वॉशरूम में भी सप्लाई दे देगा और आपके किचन में भी सप्लाई दे देगा। मेरे कहने का मतलब है कि जब हमें किसी चीज को सर्कुलेट करवाना होता है, तब हमको पाइप भी जरूरत होती है और पंप भी जरूरत होती है। अब यहां पर आपको जो सर्कुलेट करवाना है वो ब्लड सर्कुलेट करवाना है। आ रही बात समझ में? अब अगर आपको ब्लड सर्कुलेट करवाना है तो आपको ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी कुछ ना कुछ चीज चाहिए होगी। अब बताओ बच्चों, क्या चाहिए हमें ब्लड सर्कुलेशन के लिए? तो अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन करवाना है तो आपको पंप के रूप में हार्ट चाहिए। ये आपका एक पंपिंग डिवाइस है, ये आपका एक पंपिंग डिवाइस है। जबकि दूसरी आपकी ब्लड वेसल्स, इन ब्लड वेसल्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी रक्त वाहिनियां। तो ये रक्त वाहिनियां, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये काम करेंगी एज अ पाइप, ठीक है बच्चों। तो एज अ पाइप वर्क होगा। अब देखो यहां पर दो चीजें आपको दिखाई देती हैं कि एक तो पंपिंग की जरूरत है, यानी पंप की जरूरत है, और एक पाइप की जरूरत है। तो पंप का हिस्सा आपका हार्ट दे देगा और पाइप के रूप में काम आपकी ब्लड वेसल कर देगी। तो आपको पता चला किस प्रकार से हमने इसको कैटेगराइज किया। तो यहां पर क्या किया कैटेगराइज हम लोगों ने? यहां पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हृदय में एक जो भाग है वो हृदय को दे दिया, और यहां दूसरा भाग रक्त वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स को दे दिया। तो दोनों पार्ट क्या हो गए? अलग अलग हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर हृदय के बारे में और पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स के बारे में। तो दोनों में क्या फर्क आता है, क्या अंतर होता है? तो
तो देखो बच्चों, जब हम ब्लड वेसल्स को, रक्त वाहिनियों को पार्ट करेंगे, इनका डिवीजन करेंगे, तो ये धमनियां यानी आर्टरीज के अंदर चेंज हो जाएगा। जबकि अगर हम शिराओं के बारे में बात करेंगे तो ये शिराओं में बारे में बात करेंगे तो किसमें चेंज होगा बच्चों, ये चेंज हो जाएगा, रक्त वाहिनियों के बारे में बात करें तो रक्त वाहिनियां आपकी आर्टरीज में चेंज हो जाएंगी और शिराओं में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, धमनियां भी अपने हिसाब से कैटेगराइज होती हैं और शिराएं भी अपने हिसाब से कैटेगराइज होती हैं, यानी इनका भी क्लासिफिकेशन होगा। क्या वर्किंग प्रोसेस है इनका, किस तरीके से ये वर्क करती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। बात करते हैं धमनी के बारे में। आर्टरीज, आर्टरीज को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो होती है महाधमनी यानी एरोटास, दूसरी होती है पल्मोनरी धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी। अब इनको दो जगह कैटेगराइज हमने किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में कुछ तो अंतर होगा, वरना हम कैटेगराइज क्यों करते। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है, तभी तो हमने इसको क्या किया है, कैटेगराइज किया है। तो आखिर ऐसा कौन सा अंतर है जिसकी वजह से हमने इसको कैटेगराइज किया है, तो चलिए अंतर भी देख लेते हैं इसमें। महाधमनियां, एरोटास, सबसे पहली तो चीज हम धमनियों के बारे में जानते हैं कि ये ऑक्सीकृत रक्त का परिवहन करती है। कौन से रक्त का, ऑक्सीकृत रक्त का। ऑक्सीकृत रक्त का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, किसकी अपेक्षा, कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा। तो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है वो ऑक्सीकृत रक्त कहलाते हैं। तो देखो आर्टरीज क्या कर रही है, ऑक्सीकृत रक्त यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है उनका फ्लोएशन करती है। अब यहां पर हम इंग्लिश में बात करते हैं ऑक्सीडाइज ब्लड। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीडाइज ब्लड, ये काम कौन कर रहा है, आर्टरीज कर रही है। ठीक है, और ये आर्टरीज की जो सबसे बड़ी धमनी है, जो सबसे मेन, जो मेजर आर्टरी होती है, वो मेजर आर्टरी आपकी एरोटास कहलाती है, महाधमनी कहलाती है। जबकि दूसरे प्रकार की जो धमनी है वो पल्मोनरी आर्टरी कहलाती है। ये दोनों एक दूसरे से अलग इसलिए हैं बच्चों, महाधमनी शरीर की सबसे मोटी धमनी होगी, सबसे बड़ी धमनी है, और ये धमनी शरीर में ऑक्सीकृत रक्त का परिवहन कराती है। जबकि पल्मोनरी धमनी शरीर में अनऑक्सीकृत रक्त का परिवहन करवाती है। तो ये अनऑक्सीकृत रक्त का परिवहन करती है। अनऑक्सीकृत का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो इस रक्त को क्या कहेंगे, अनऑक्सीकृत रक्त कहेंगे। इसको इंग्लिश में नॉन ऑक्सीडाइज्ड ब्लड भी कहा जाता है। तो देखो बच्चों, यहां पर हमको एक क्वेश्चन आपको मिला कि महाधमनी और पल्मोनरी धमनी में क्या अंतर है। तो देखो महाधमनियां क्या करती हैं, ऑक्सीकृत रक्त का परिवहन करती हैं, जबकि आपकी पल्मोनरी धमनी अनऑक्सीकृत रक्त का परिवहन करती है। तो दोनों के अंदर जो मेजर आपको चीज देखने को मिली वो यही मेजर चीज थी कि यहां पर पल्मोनरी धमनी होने के बावजूद अनऑक्सीकृत रक्त को भेज रही है, इसीलिए इसको एक्सेप्शनल में लिखा जाता है। क्या होती है, अपवाद की श्रेणी होती है, इसको अपवाद के रूप में लिखा जाता है। तो एक तरीके से क्या है, ये अपवाद है, तो ये अपवाद के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये अपवाद के रूप में लिखा जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पल्मोनरी धमनी अपवादित क्यों है, तो आप कहेंगे कि पल्मोनरी धमनी को अपवादित इसलिए कहा जाता है कि ये आर्टरी, ये धमनी होने के बावजूद भी किस प्रकार का बिहेवियर करती है, शिराओं के जैसा बिहेवियर करती है, यानी अनऑक्सीकृत रक्त का परिवहन करती है। जबकि कौन से रक्त का परिवहन होना चाहिए था, ऑक्सीकृत रक्त का परिवहन होना चाहिए था, लेकिन क्या कर रही है, अनऑक्सीकृत का परिवहन कर रही है। इसी वजह से मैं इसको एक्सेप्शनल केस के रूप में देखता हूं। तो क्या है, ये एक्सेप्शनल केस है। आगे बात समझ में बच्चों, ये बात क्लियर हुई। तो किस तरीके से इन दोनों में अंतर होता है, आइए देखते हैं। शिराएं, वेन्स।
अगर हम बात करें शिराओं के बारे में तो देखिए महाशिराएं और वेना कावा और पल्मोनरी शिरा इन दोनों के अंदर कन्वर्ट होती है, क्लासिफाइड होती है आपकी शिराएं। अगर हम बात करें द फंक्शन ऑफ वेना कावा तो आप जानते हैं कि वेना कावा का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ वेना कावा, तो वेना कावा का फंक्शन है बच्चों कि ये नॉन ऑक्सीडाइज ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। क्या करती हैं? ट्रांसपोर्टेशन करती है। अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो ये अनऑक्सीकृत रक्त का परिवहन करेंगी। ठीक है, कहां से कहां तक करती हैं इसके बारे में चर्चा मैं आपसे थोड़ी देर के बाद में डिस्कस करूंगा, डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। इस चीज के बारे में हम निश्चिंत हो जाएं कि कौन कहां पर जा रहा है, 100% इस चीज को मैं आपको बताऊंगा। अब देखो सेकंड वन इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी वेन्स। द फंक्शन ऑफ पल्मोनरी वेन इज पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं बच्चों? ऑक्सीडाइज ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती है, यानी ऑक्सीकृत रक्त को, कौन से रक्त को? ऑक्सीकृत रक्त का परिवहन करती है। हो गया ना काम उल्टा। हमने आज तक शिराओं को, वेन्स को किस में कैटेगराइज किया है? वेन्स ऐसी आपकी शिराएं हैं, सॉरी ऐसी आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हमेशा नॉन ऑक्सीडाइज का ट्रांसपोर्टेशन करेंगी, जबकि पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी वेन्स ऐसी वेन्स हैं जो वेन्स होने के बावजूद भी ऑक्सीडाइज ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो कोई भी चीज अपने मेन फंक्शन को छोड़कर दूसरा फंक्शन कर दे तो हमारे लिए वो क्या हो जाता है? एक्सेप्शनल केस हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, बहुत छोटी सी बात आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूं कि किसी भी मनुष्य के हाथों में 8 उंगलियां और 2 अंगूठे होते हैं, यानी टोटल अगर नंबर कर देखा जाए तो ये कुल मिलाकर 10 बैठेंगे, 5 एक हाथ में और 5 दूसरे हाथ में। और यदि कोई बच्चा जन्म लेता है जिसके 2 अंगूठे हो जाएं, 2 उंगलियां हो जाएं, तो क्या मानव कंकाल व्यवस्थित नहीं रहा? बिल्कुल व्यवस्थित है। लेकिन इस प्रकार के क्षण को आप क्या कहेंगे? कि आप कहेंगे कि है तो मनुष्य, है तो मानव कंकाल तंत्र, लेकिन अगर ये केस देखा जाए तो ये अपवाद की श्रेणी के अंदर आता है। तो ये आपका एक्सेप्शनल केस हो गया। आगे बात समझ में बच्चों? तो एक्सेप्शनल केस है। वहां पर देखो तो दोनों के अंदर देखो क्या फर्क था, दोनों के अंदर क्या फर्क था कि वहां पर शिरा जो आपकी जो धमनी है, आर्टरीज जो है, ये आर्टरीज और ये वेन्स, ये दोनों के दोनों ये तो ऑक्सीडाइज का काम कर रही थी, ऑक्सीडाइज फ्लोएशन ऑफ ब्लड, और ये नॉन ऑक्सीडाइज ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कर रही थी। लेकिन जब आपसे एक्सेप्शन के बारे में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी तो नॉन ऑक्सीडाइज ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करती है, इसीलिए एक्सेप्शन है, और पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीडाइज ब्लड का जो है परिवहन करती है, इसी वजह से ये भी एक्सेप्शन है। आई बात समझ में? आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मैंने आपको बहुत बार इस चीज के बारे में कहा भी है कि ज्यादातर ये क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं एसएससी के तमाम एग्जाम में, एनडीए में, आपके यूपीपीएससी के अंदर, राजस्थान के अंदर, इवन राजस्थान पटवार के अंदर, जितने भी आपके स्टेट और जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, सबके अंदर आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप बिल्कुल इस चीज से निश्चिंत हो जाएं कि आपको कहीं पर भी सफर करना पड़ेगा या क्वेश्चंस उस स्तर के नहीं आते। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर वो चीज पढ़ाऊं जो आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एग्जाम निकालने में मदद हो सके। चलिए बात करते हैं धमनी और शिराओं में अंतर के बारे में। कहने का मतलब है आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है, द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। देखो बच्चों, अगर हम बात करें धमनी के बारे में तो ये ऑक्सीयुक्त या ऑक्सीकृत रक्त का परिवहन करती है, जबकि शिरा अनऑक्सीकृत रक्त और का परिवहन करती है। ठीक है,
दूसरा, ये शिराओं की तुलना में मोटी होती हैं और ये सक्रिय होती हैं। अगली बात समझ में, तो ये अगर देखा जाए दोनों को, अगर आप दोनों में अंतर देखें तो अगर आपकी आर्टरी कुछ इस प्रकार की होगी जो पूरी तरीके से, देखिए अभी इस प्रकार की आपकी आर्टरी है, ये इस आर्टरी के अंदर जो ब्लड है वो फ्लोएशन होगा, वो बहेगा, तो यहाँ पर आपका जो ब्लड बहने का जो रेशियो होगा वो अच्छा खासा होगा। कहने का मतलब है यहाँ पर आपके ब्लड की जो आपका प्रेशर है वो अच्छा खासा है, वेलोसिटी बहुत अच्छी खासी होगी। लेकिन अगर हम बात करें, ये क्या होगी, आपकी आर्टरी होगी, ये आपकी धमनी हो गई। और अगर आप बात करें शिराओं के बारे में, शिरा के बारे में, तो वो ये शिराएं इस आर्टरी की अपेक्षा कैसी होती हैं, सक्रिय होती हैं। तो इनकी दीवार तो कैसी है, मोटी दीवार है, इनकी दीवार कैसी है, पतली दीवार है। तो यहाँ पर जो फ्लोएशन ऑफ ब्लड है वो क्या इतना अच्छा हो पाएगा जो यहाँ पर होगा। तो यहाँ का जो रक्तचाप होता है वो अधिक होता है, अधिक गति से रक्त बहता है। जबकि अगर आप बात करें इस वेन्स के बारे में, इस शिरा के बारे में, तो यहाँ पर जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो उतना अच्छा नहीं होता, इसीलिए गति भी उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए अगला, रक्त, ये रक्त को हृदय से शरीर तक लाती हैं, जबकि शिराएं रक्त को शरीर से हृदय तक लेकर आएंगी। यानी अगर देखा जाए इन दोनों के अंदर, अगर हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएं, ये हार्ट अगर हम मान लें और यहाँ पर हम इसको बॉडी मान लें, तो आपकी जो धमनियाँ हैं, जो आपकी आर्टरीज हैं, ये आपकी धमनियाँ क्या काम करेंगी, आपके ब्लड को कहाँ से कहाँ तक लेकर आ रही हैं, ये आपके ब्लड को आपके हार्ट से बॉडी तक लेकर आ रही हैं। ठीक है, जब आपकी बॉडी इस रक्त को यूज़ कर लेगी, ऑक्सीजन को यूज़ कर लेगी, तो ये बॉडी दोबारा से इस बॉडी से हार्ट तक जो रक्त जाएगा वो शिराओं के माध्यम से जाएगा। किसके माध्यम से जाएगा, शिराओं के माध्यम से। तो ये शिराएं क्या काम करती हैं, अनऑक्सीडाइज्ड ब्लड को लेकर वापस आपके हार्ट में पहुंचती हैं। यहाँ से आपका हार्ट लंग्स के जरिए आपके कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर करने में सहायता करता है और दोबारा से ऑक्सीजन को ले लेता है। ठीक है, अब अगला, इसमें रक्त तेज गति से बहता है, मैंने आपको अभी बता ही दिया, और इसमें रक्त धीरे गति से बहता है, ये भी हम लोगों ने इस बारे में चर्चा कर ली। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है, और यहाँ पर रक्त चढ़ाने, इंजेक्शन लगाने, या फिर आपके वैक्सीन, ये वैक्सीन्स है, या फिर कोई ब्लड टेस्ट अगर आपका कराना है, या आपकी बॉडी में कोई ब्लड टेस्ट होगा, वो यहीं से रक्त को निकाला जाता है। आइए यहाँ पर हम इन दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, हमने अभी क्या देखा, अब बिल्कुल अपने दिमाग को थोड़ा सा सोचो। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये क्या एक काम करें कि इस लेसन को सभी लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और आप हर एक उस व्यक्ति तक इन क्वेश्चंस को, इन थ्योरीज को पहुंचाएं, और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी लाभान्वित करें। ठीक है, उनको भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर हम बात करें इन दोनों में एक मेन डिफरेंस के बारे में, तो मैंने अभी आपको क्या लिखा कि जब आपको ब्लड प्रेशर नापना है तब आपको आर्टरीज मिलेंगी। अब देखो बच्चों, हम अपनी नब्ज देखते हैं ना, जब कभी जाते हैं डॉक्टर्स के पास में, तो डॉक्टर क्या करता है, नब्ज देखता है। तो नब्ज देखता है, नब्ज में क्या देखता है, बेसिकली आपका ब्लड प्रेशर देखता है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका जो ब्लड प्रेशर है या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो दोनों ही स्थिति में डॉक्टर को पता चल जाता है। जैसे अगर आपको फीवर है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, जब आपकी बॉडी में कोई भी वायरस इन्फेक्टेड होता है, तो इस स्थिति में आपका जो हाइपोथैलेमस है वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाता है, और आपका हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करता है। तो जब वो इफेक्टेड होगा तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस मिल जाएंगे, और इसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो धीरे धीरे एसिडिक होना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी मात्रा में नहीं, लेकिन कुछ भाग एसिड का जाकर मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, दे ऑल आर द ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटेक्टेड लेयर्स। तो अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटेक्टेड लेयर आपके ब्लड में जाकर सोल्यूबल होगी, घुलेगी, तो कहीं ना कहीं आपके ब्लड को एसिडिक करेगी, और इस स्थिति के अंदर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो डॉक्टर आपकी नब्ज को देखकर
पता लगा लेगा कि डेफिनेटली आपको फीवर है, फिर आपका ब्लड वो ब्लड प्रेशर भी चेक करेगा। तो जब आपको ब्लड प्रेशर चेक कराना है तो आपको आर्टरी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हार्ट से सीधे आपके इस ब्लड जो है वो सीधे आपके इस किस में जा रहा है, आपकी आर्टरीज के अंदर जा रहा है, धमनी के अंदर जा रहा है। तो धमनी के अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपके रक्त की जो स्पीड है वो अच्छी खासी होगी। अगर इसकी स्पीड अच्छी खासी होगी तभी तो हम यहाँ से क्या नाप सकते हैं, ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं। भाई ब्लड प्रेशर आप वेन्स में नहीं नाप सकते, क्योंकि वहाँ पर रक्त का जो गति है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि जो लोग आत्महत्या करते हैं, बहुत गलत चीज़ है ये, सच बात तो ये है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो आप सब मुझे देखते हैं, पढ़ते हैं आप मुझसे, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि देखो टाइम सबके बहुत ख़राब होते हैं, बहुत परेशानी के साथ में कई बार ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, कई बार बहुत मेहनत के साथ भी सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो एंड स्टेज तक आते आते भी रह जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मेरा एक स्टूडेंट था जिसका रेलवे में सिलेक्शन हुआ था, और उसके रेलवे के लोको पायलट्स के सारे जितने भी ग्रेड अप थे वो सारे के सारे सही थे। वो फाइनल साइको के टेस्ट के लिए गया, उसके बाद मेडिकल उसका हुआ, तो मेडिकल में उसके साथ में ये हुआ कि उसका जो मेडिकल था वो कलर ब्लाइंडनेस के टेस्ट में आकर फेल हो गया। और आप खुद सोचिए कि कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट, यानी उससे पहले मैंने उससे कई बार पूछा तेरे को कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं? बोले नहीं सर, मुझे सारे रंग बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। हम यही तो कहते हैं कि हरा, लाल और नीले रंग में फर्क ना दिखाई देना कलर ब्लाइंडनेस कहलाता है। तो उसको सारे रंग सही दिखाई देते थे, कोई माइन्यूट कलर ब्लाइंडनेस उसके अंदर था जो उसको रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया कभी भी। अब रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया, वो गया वहां पर, तो डॉक्टर ने बिल्कुल इस चीज के लिए मना कर दिया। उसने कहा कि ठीक है थोड़े बहुत पैसे ले लो। लेकिन बच्चों, रेलवे आर्मीज के एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें ये चीजें भी वैल्यूएबल नहीं होती। ये डॉक्टर के ऊपर सवाल हो जाता है कि उसने मेडिकल चेक किया है तो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। इसीलिए पूरी तरीके से ये प्रूफ मांगता है रेलवे और आर्मी कि आप कलर ब्लाइंडनेस पेशेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लाइट्स और सिग्नल का खेल होता है। और अगर कहीं पर भी आपको सिग्नल्स में कोई भी दिक्कत आ गई, यानी नीले का लाल का हरा और हरा का नीला दिख गया या फिर लाल दिख गया, तो आप अपने साथ में बहुत सारे लोगों के जान के जिम्मेदार हो जाएंगे। तो देखो बच्चों, ऐसी स्थिति में भी आकर उस बच्चे को वहां से निकाल दिया गया, वो फेल हो गया, वो बहुत परेशान हुआ और रोता हुआ मेरे पास में आया। और जब वो मेरे पास में रोता हुआ आया तो मैंने उसको कहा कि बेटा देख, आज तेरा दिन बहुत खराब था, तुझे आज इस मंजिल तक आकर भी तेरा मामला जो है वो सेट नहीं हो पाया, पर तू परेशान मत हो, तू किसी और चीज के अंदर जा, डेफिनेटली तू यहां नहीं तो कहीं और कामयाब होगा। उस बच्चे ने मेरी बात को माना, मेरी बात को सीरियसली लिया और उसने दुगनी मेहनत से पढ़ाई करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, रेलवे में मेरा जाना सपना था पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेलवे को छोड़ रहा हूं, जाने दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एलडीसी की तैयारी करता हूं। उस बच्चे ने अपने राजस्थान में एलडीसी की तैयारी करी और आप यकीन मानेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो एलडीसी क्लियर हो गया और अब उसकी ज्वाइनिंग के लिए वो वेट कर रहे हैं। हम लोगों ने उसके साथ में जो है काफ़ी जो है उसको हर्षोल्लास किया और बहुत खुश है वो आज के वक्त में। और वो ये कह रहा था कि सर इसमें मेरी पोस्टिंग बहुत अच्छी जगह है, सेक्रेटरीट में हो जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है, मेरी रैंक बहुत अच्छी है। तो मैंने उसको यही समझाया कि देख बच्चे, तू वहाँ लोको पायलट में जा रहा था, वहाँ तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भगवान ने कहीं ना कहीं तेरे लिए दूसरी राह खोल दी ना। तो बच्चों हमेशा ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जब आपकी ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी आपकी ज़िंदगी का एक रास्ता कहीं ना कहीं होता है जो खुला हुआ होता है। और वैसे भी मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि जीना क्या जीवन से हार के, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना कि पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के, जीना क्या जीवन से हार के। तो कभी भी हमको इस बात के लिए डीमोटिवेट नहीं होना है कि हम लोग इस एग्जाम में क्लियर नहीं हो पाए तो हम हमेशा कभी क्लियर नहीं होंगे। आप क्लियर होंगे डेफिनेटली, और मेरा यकीन है कि आप जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ में, सबका सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, मैं आपको गारंटी कहता हूं। बस अपने आप को थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, जरूर आपको कहीं ना कहीं आपकी मंजिल मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर रक्तचाप के बारे में बात हो गई थी। अब वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, अब बात करते हैं वेन्स के बारे में। अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर वेन्स के बारे में, तो वेन्स में और आर्टरी में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है। जैसे सुसाइडल केस के बारे में आपको चर्चा कर रहा था कि सुसाइडल केस में क्या होता है, लोग अपनी आर्टरीज को ब्रेक कर लेते हैं, ये आर्टरी को काट देते हैं, तो जितना भी ब्लड है वो आपकी आर्टरी के जरिए बाहर निकल जाता है।
फ्लुएशन ऑफ ब्लड यानी हार्ट से आ रहा है, बहुत ज़्यादा गति में है, तो जल्दी से जल्दी ब्लड जो है वो निकलने लग जाता है और ब्लड को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप कपड़ा भी बांधते हैं, कॉटन्स भी बांधते हैं, तो क्लॉटिंग प्रोसेस होने में बहुत टाइम लग जाता है और ऐसी स्थिति में सुसाइडल बच्चा होता है उसकी मौत हो सकती है। जबकि वेन्स के अंदर प्रेशर कम होता है, तो प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पर बचाया जाना, मतलब बचा सकते हैं इसको, इतने प्रेशर के साथ में रक्त नहीं निकलता। इसके अलावा जब भी आपको इंजेक्शन देना होता है तो आपके वेन्स के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि अगर हम आर्टरी के अंदर इंजेक्शन लगाने की कोशिश करेंगे तो जैसे ही आप किसी भी इंजेक्शन की निडल को इंजेक्ट करोगे, यहाँ से फ्लोएशन ऑफ ब्लड होने लग जाएगा और वो इतना प्रेशर मारेगा कि आपके इंजेक्शन से दवाई इंजेक्ट नहीं हो पाएगी, उससे ज़्यादा ब्लड आपका निकल जाएगा। इसीलिए हम लोग वेन्स के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्ट करते हैं। आपका वैक्सीनेशन प्रोसेस भी यहीं से होता है। इसके अलावा जब आपकी बॉडी में आपका कोई भी ब्लड टेस्ट डॉक्टर को करवाना होता है तो वो भी आपके वेन्स के जरिए ही होगा। कभी भी ब्लड टेस्ट आपकी आर्टरी में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ब्लड टेस्ट आपकी आर्टरी के अंदर हम करवाएंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका जो ब्लड है वो बाहर निकलने लग जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आगे बात समझ में। इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहता हूं बच्चों। कई बार लोग पूछते हैं कि जब ब्लड चढ़ाया जाता है, यानी ब्लड डोनेशन जब होता है या ब्लड रिसीवर जब होता है, तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं? तो चाहे आपको डोनेट करना हो, चाहे आपको रिसीव करना हो, आपको हमेशा शिराओं का ही सहारा लेना पड़ेगा। वेन से ही ये रिसीव होता है और वेन से ही ये डोनेट होता है। क्योंकि बच्चों अगर आप किसी को ब्लड चढ़ा रहे हो या ब्लड निकाल रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका जो ऑक्सीडाइज ब्लड है वो आपकी आर्टरी से बॉडी के अंदर सप्लाई हो रहा है। अगर आप यहाँ पर किसी तरह से ब्लड का इंटरप्शन करते हैं, लेने या देने का काम करते हैं, तो जो भी संबंधित भाग है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और ऑक्सीजन उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी जितनी मात्रा में पहुंचनी चाहिए। और यदि किसी बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन ज़्यादा समय तक नहीं पहुंच पाएगी तो वो सेल्स मर जाएंगी, और अगर वो सेल्स मर जाएंगी तो आपकी बॉडी का वो पार्ट पैरालिसिस हो सकता है। यही सेम चीज़ होती है कि ना तो हम यहाँ आर्टरी से ब्लड लेते हैं, ना ही हम आर्टरी को ब्लड देते हैं, शिराओं से ही लेते हैं और शिराओं में ही डाल देते हैं। चलिए अब बात करते हैं हार्ट के बारे में। देखो बच्चों, अगर हम बात करें हार्ट के बारे में तो हार्ट का स्ट्रक्चर आपके सामने है। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर आपको बहुत विशेष चीज़ें दिखाई देंगी, यानी पल्मोनरी आर्टरी आपको दिखाई देगी जब आपका ब्लड आता है। अच्छा पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये लेफ्ट एट्रियम है, एट्रियम को आलिंद कहते हैं बच्चों, आलिंद। द अपर पोर्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज एट्रियम, आलिंद कहलाता है। माइट्रल वॉल्व है। अगर हम बात करें माइट्रल वॉल्व के बारे में बच्चों, तो माइट्रल वॉल्व क्या होता है? इसको कहते हैं बाइकुस्पाइडल वॉल्व, बाइकुस्पाइडल वॉल्व। बाइकुस्पाइडल वॉल्व हिंदी में कहेंगे इसको द्विबलनीय कपाट। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वर्क करता है। तो द्विबलनीय कपाट इसको कहेंगे। इसके बाद में आपको क्या दिखा रहा है? एरोटिक वॉल्व दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। दे आर द सेम थिंग। लेफ्ट वेंट्रिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वेंट्रिकल। द लोअर पोर्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। हिंदी में इसको निलय के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। आप इसको याद ऐसे कर सकते हैं, निचला है इसलिए निलय है, ठीक है। द लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट ऑफ हार्ट, तो आपका अपर पार्ट जो है वो एट्रियम कहलाता है, ठीक है। एट्रियम, एट्रियल्स कहते हैं इसको, ठीक है, एक ही बात है। और द लोअर पार्ट ऑफ हार्ट इज कॉल्ड ए वेंट्रिकल, तो ये आपका वेंट्रिकल कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका आलिंद है और ये आपका निलय है, ठीक है। निचला भाग है इसलिए निलय है, ऊपरी भाग है इसलिए आलिंद है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं और क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया क्या होती हैं, ये महाशिराएं होती हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, यानी पल्मोनरी धमनी, ठीक है। तो पल्मोनरी धमनी है ये। अब अगर हम बात करें यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी, ओ रियली वेरी सॉरी, इट्स पल्मोनरी वेन्स,
यहाँ पर तो आपकी एरो, ये जो आपकी पल्मोनरी वेन्स तो ये रही, अच्छा पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर है, अच्छा ये सेकंड पार्ट है, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वेन है, यानी पल्मोनरी शिराएं, ठीक है। इसके दो भाग थे, सॉरी मैंने थोड़ा सा इसको देख नहीं पाया, तो दे आर द, ये इधर भी आ रहा है इधर भी जा रहा है, वेन्स है, ये महाशिराएं हैं। अब देखो अगर हम बात करें इस वाले सेक्शन के बारे में, तो इट्स राइट एट्रियम, ठीक है, ये क्या है, ये आपका दायां आलिंद है, ठीक है। इसके बाद में पल्मोनरी वॉल्स हैं, ट्राइकोस्पेडल वॉल्व हैं। ट्राइकोस्पेडल वॉल्व क्या कहलाते हैं, आपके त्रिबलनीय कपाट कहलाते हैं, तो द्विबलनीय कपाट और त्रिबलनीय कपाट हो गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से आपकी वेना कावा, यहाँ से आपकी महाशिराएं जो वो जा रही हैं, ठीक है। ये एरोटाज हैं, ये आपकी महाधमनियाँ कहलाती हैं, ठीक है, ये महाधमनियाँ हैं। इस तरीके से आपके ब्लड का फ्लोएशन होता है। अब देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपकी पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीकृत रक्त को लेकर आती हैं, ये आपके हार्ट में जाता है, आपके इस हिस्से के अंदर, ठीक है, ये आपका एट्रियम हो गया। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से आपका बाइकुस्पाइडल वॉल यानी माइट्रल वॉल खुलेगा, और जैसे ही माइट्रल वॉल खुलेगा तो इस स्थिति के अंदर आपका जो ब्लड है वो कहाँ पहुँचेगा, आपके वेंट्रिकल्स के अंदर पहुँचेगा, यानी आपके निलय के अंदर पहुँचेगा। जैसे ही निलय के अंदर पहुँचेगा वैसे ही ये आपकी एरोटास के जरिए, महाधमनियों के जरिए आपके बॉडी तक पहुँच जाएगा। आपकी बॉडी तक पहुँचने के बाद में ये वापस से होता हुआ आपकी जो है वेना कावा के जरिए आपकी बॉडी में इंजेक्ट होगा। देखो यहाँ पर ब्लू साइन दे रखा है, बिल्कुल इन दोनों को दर्शाने, अलग अलग करने के लिए दे रखा है। यहाँ से आपके राइट एट्रियम में आएगा, ट्राइकोस्पेडल वॉल खुलेगा, और ये आपके राइट वेंट्रिकल्स के होते हुए पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा आपके लंग्स को दोबारा पहुंचा दिया जाएगा। अब देखो इसको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से इसका फंक्शन होता है, अभी हम इसको देखेंगे। चलिए हार्ट के बारे में कुछ विशेष बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। हार्ट क्या है? पंपिंग डिवाइस, यानी पंप की तरह कार्य करता है। क्या करता है? पंप की तरह कार्य करता है, ठीक है। प्रेशराइज करेगा ब्लड को तभी तो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें हार्ट के बारे में, तो हार्ट एक पेशीय अंग है, यानी एक मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। और इसी वजह से ये सिकुड़ता है और फैलता है, ठीक है। बात करते हैं भार के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, वेट। देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन फॉर स्टेट एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड एसएससी, ठीक है, हमारी एसएससी या हमारे स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम वाले लोग मानते हैं कि मेल और फीमेल के अंदर हार्ट वेट में अंतर होता है, और मेल में 300 ग्राम होता है जबकि फीमेल में 250 ग्राम होगा, यानी दोनों के अंदर डिफरेंस है कितने का? 50 ग्राम का। कौन मानता है इसको? एसएससी मानता है, आरपीएससी मानती है इसको, और आपके अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसमें जो मानते हैं, ठीक है। पहले सारा मामला यहीं से होता था। अगर आपसे बात की जाए एक्चुअल, आप खुद एक चीज सोचो कि क्या आपकी हार्ट में इतना डिफरेंस आ सकता है? अगर आप बात करें ह्यूमन के बारे में, तो ह्यूमन की दो कैटेगरीज हैं, एक मेल है एक फीमेल है। अगर मेल और फीमेल दोनों को देखा जाए तो मेल और फीमेल के वेट में डिफरेंस होता है, डेफिनेटली होता है, कोई इसका दोहराए नहीं है, मानता हूं इस बात को। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जिनकी फिजिक, जिनके शरीर की संरचना, जिनका ढांचा मर्दों की तरह होता है, तो क्या उनमें हार्ट का वेट एक जैसा नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। आ गई बात समझ में?
अगर आप हरियाणा चले जाएं, पंजाब चले जाएं, तो वहां के आप लेडीज को देखिए, बेसिकली बिल्कुल बराबर टक्कर देती है मर्दों को। अगर देखा जाए, आपने सुना भी होगा दंगल का डायलॉग है, मारी छोरी छोरों से कम है के। तो कुल मिलाकर ये जितनी चीजें भी है, बेसिकली दोनों का फिजिक लगभग लगभग एक जैसा ही होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता। तो क्या 50 ग्राम का अंतर आ सकता है? नहीं आ सकता 50 ग्राम का अंतर। लेकिन एक्चुअल में आज तक जितनी चीजें चल रही हैं, और सच में मैं नहीं जानता, मैंने जितने भी ऑथर्स पढ़े हैं, चाहे वो लोकल ऑथर्स है या फॉरेन ऑथर्स हैं, मैंने कहीं पर भी ये चीज़ नहीं देखी। और जब मैंने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे, तो वहां पर 300 और 250 के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनको अदर स्टेट एग्जाम्स, आरपीएससी से लेकर एसएससी तक सभी ने सही माना था। इवन यूपीएससी भी पहले इसी के ऊपर वर्क करती थी, लेकिन अब यूपीएससी ने अपने आप को थोड़ा इम्प्रोवाइज किया है, थोड़ा इम्प्रूव किया है, और इम्प्रूव करने की वजह से अब एक्चुअल हार्ट वेट पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी बात करें एक्चुअल हार्ट वेट के बारे में, तो मेल्स के अंदर एक्चुअल हार्ट वेट 289.16 ग्राम होता है अप्रॉक्सीमेट। देयर आर वैल्यूज आपकी अप्रॉक्स होंगी, कंफर्म नहीं बता सकते, क्योंकि बच्चों जितने भी लोग हैं बेसिकली, ये सभी के सब, मतलब जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी लोग रहते हैं, सभी लोगों की फिजिक, सभी लोगों का शरीर अपने अपने हिसाब से वर्क करता है, उनका अपना अपना सारी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिलाकर आप कभी भी इस चीज़ को मतलब देख नहीं सकते हैं कि बेसिकली आपको कभी ऐसी कोई वो नहीं आएगी कि, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इसमें चीज़ में बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि ब्लड का जो चीज़ें हैं वो इतनी बेकार हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो इम्प्रोवाइजेशन है वो इस प्रकार से ही होगा। एक सेकेंड ज़रा, सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा रुक गया था। हाँ, हम लोग अपना वापस से अपने चैप्टर पे आ रहे हैं। सॉरी फॉर मिस्टेक, इसमें हाथ टच हो गया था इसलिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे हार्ट के बारे में। तो हम लोगों ने देखा था अभी हार्ट में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो हार्ट क्या एक मस्कुलर ऑर्गन था, और वेट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एसएससी एंड अदर एग्जाम्स, मेल एंड फीमेल में 300 ग्राम एंड 250 ग्राम यानी 50 ग्राम का अंतर आपको देखने को मिला था। जबकि हम लोगों ने अभी चर्चा करी एक्चुअल वेट के बारे में, तो आपका जो एक्चुअल वेट था वो मेल में 289.16 ग्राम था। अप्रॉक्स वैल्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग देशों में अलग अलग फिजिक के हिसाब से उनकी हार्ट वैल्यूज़ जो हैं वो फ्लक्चुएट होंगी, वो बदलेंगी। यहीं अगर हम बात करें फीमेल के बारे में, तो फीमेल में ये वैल्यूज़ जो होंगी वो 284.20 ग्राम के आसपास होंगी। ये वैल्यूज़ भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ है। तो आपने देखा होगा कि मेल और फीमेल में एक्चुअल वैल्यूज़ अगर देखी जाए तो मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 ग्राम का अंतर आ रहा है, जबकि यहाँ 50 ग्राम का अंतर आ रहा है। तो देखा जाए, अब अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है और आपको 300 और 250 दिखाई दे रहे हैं, उसमें वास्तविक का कोई रोल नहीं है, तो आपको लड़ना झगड़ना नहीं है। आपको बिल्कुल ये चीज़ नहीं सोचनी कि नहीं भाई साहब ऐसे कैसे, मैं पढ़ के आया हूँ। तो वहाँ पर आपकी मजबूरी है कि आपको वही चीज़ सही करनी पड़ेगी। आगे बात समझ में? लेकिन यहाँ आपकी मजबूरी नहीं है। जब आपसे वास्तविक के बारे में पूछा जाए तब आप निसंकोच बता सकते हैं कि मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल में 4 से 5 ग्राम का ही अंतर होगा। 289.16 ग्राम मेल्स के अंदर एंड 284.20 ग्राम फीमेल्स के अंदर होता है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के अंदर कि क्या रक्त का भार बढ़ता है या रक्त के भार में बढ़ोतरी होती है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी के एग्जामिनेशन में आया था। तो अगर आप बात करें रक्त के, सॉरी बच्चों, यहाँ पर रक्त नहीं है बच्चों, यहाँ पर हृदय है। तो क्या हृदय के बाद में बढ़ोतरी होती है? तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? हाँ, यस, बढ़ोतरी होती है। कैसे होती है?
पुरुषों के अंदर 60 to 70 ईयर्स के अप्रॉक्सीमेट हृदय का वजन 345.26 ग्राम के आसपास भी बढ़ जाता है। आगे बात समझ में, यानी आपका जो हार्ट है वो 345.26 ग्राम तक पहुंच जाएगा। और अगर आप बात करें फीमेल्स में, तो फीमेल्स में भी 60 to 70 ईयर्स के आसपास 342 ग्राम्स के आसपास मामला पहुंच जाता है। ठीक है, मैंने आपको कहा कि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। कुछ एक जगह पर आपको 325 to 340 ग्राम के आसपास भी आपको नंबर्स मिलेंगे। तो एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की एज फैक्टर बढ़ता है, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे मेल और फीमेल के हार्ट वैल्यूज़ या इसकी हार्ट के जो भार है, जो आपकी वेट वैल्यूज़ हैं, उसमें अप एंड डाउन्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। ठीक है, तो देखो आपका ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सही हो गया ना। अब ठीक है, एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि हृदय में रक्त आपूर्ति कौन करता है, यानी ब्लड सप्लाई इन हार्ट में। रक्त आपूर्ति का मतलब क्या हो गया कि ब्लड सप्लाई फॉर हार्ट। आपके हार्ट में ब्लड का सप्लाई या ब्लड की सप्लाई किसके द्वारा की जाती है? तो अगर हम बात करें रक्त आपूर्ति के बारे में, तो ये रक्त आपूर्ति कोरोनरी धमनी के माध्यम से होती है। इसको कोरोनरी आर्टरी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी धमनी के द्वारा हृदय में रक्त आपूर्ति होती है। बच्चों देखो, यहां पर जो सिंपल सा लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, वो क्या समझ में आ रहा है कि जो आपका हार्ट है, जो आपका हृदय है, वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक पेशीय अंग है। अगर वो एक पेशीय अंग है या उसमें पेशियां हैं, तो क्या उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी? इसको भी तो ऑक्सीजन की नीड है ना, जिंदा रहने के लिए। इसमें भी तो चीजें वर्क बनेगा ना, इसको भी तो ग्लाइकोजन चाहिए ना, इनको भी तो एनर्जी चाहिए। तो इसको पूरी तरीके से वर्किंग प्रोसेस में आने के लिए कोरोनरी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर पहुंचती है। आगे बात समझ में बच्चों? तो यहां पर आपका जो ब्लड सप्लाई हार्ट के लिए वो कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से होता है। अब देखो बच्चों, आपने देखा कि हार्ट का वेट जो है वो एसएससी और एसएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, इन सभी अदर स्टेट एग्जाम्स के अंदर बेसिकली मेल और फीमेल में 300 एंड 250 ग्राम के आसपास होता है। यानी मेल और फीमेल्स के अंदर अगर देखा जाए तो लगभग 50 ग्राम के आसपास का अंतर होगा। जबकि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जब हम बात करेंगे एक्चुअल साइज के बारे में, तो एक्चुअल साइज में मुश्किल से 4 से 5 ग्राम का अंतर ही आएगा। अब देखो बच्चों, हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है धड़कना, फ्लुएशन ऑफ या पंपिंग ऑफ ब्लड। तो अगर पंपिंग है तो ये हमारी बॉडी का सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन है, सबसे ज्यादा व्यस्तम अंग है। तो ये बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है, बहुत ज्यादा बिजी रहता है। अगर इसने 1 मिनट भी या 1 सेकंड भी अगर ये रुक गया तो हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। मैंने एक बहुत ही क्वेश्चन देखा था, बड़ा फालतू क्वेश्चन मुझे लगा। उन्होंने कहा कि रक्त आराम करता है। तो रक्त आराम कैसे कर सकता है बच्चों? आपका जो हृदय है वो आराम करता है। तो अगर बच्चों आपके हार्ट ने रेस्ट कर लिया तो आप रेस्ट इन पीस हो जाओगे। आगे बात समझ में बच्चों? तो अगर आपके हार्ट ने रेस्ट कर लिया तो आप क्या हो जाओगे? रेस्ट एंड पीस हो जाओगे। इसीलिए आपका हार्ट हमेशा वर्क करता रहता है, कभी भी ये पूरी तरीके से या कभी भी ये बंद नहीं होता। जिस दिन बंद हो गया उस दिन कहानी खत्म हो जाएगी। एक बात और बच्चों मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आपने हार्ट अटैक के बारे में तो सुना ही होगा
कई बार होता है हम कहते हैं कि पूरी तरीके से जो धमनियाँ हैं वो ब्लॉक हो गई है, तो एक्चुअल में जो ये कोरोनरी आर्टरी होती है ना बच्चों, कोरोनरी आर्टरी के अंदर ही कुछ फैट्स आकर इसको ब्लॉक कर देते हैं, और जब ये इसको ब्लॉक कर देते हैं ना बच्चों, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी जो है, आपका जो हार्ट है वो पूरी तरीके से वर्किंग प्रोसेस में नहीं हो पाता, और इसका कारण है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं पहुंच पाता। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी जो हार्ट की वर्किंग है वो रुकने लग जाती है। यही आपका कार्डिक अरेस्ट होता है, ठीक है। और कार्डिक अरेस्ट क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन ये इसका एक पार्ट है। अब देखो, अगर हम बात करें इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में, कार्यप्रणाली, वर्किंग प्रोसेस, क्या वर्किंग प्रोसेस है? तो देखो बच्चों, ये पार्ट आपका लंग्स है। आप ऑक्सीजन को इनटेक करते हो, इनटेक करने के बाद में यहां से आपकी पल्मोनरी वेन्स वर्क करेगी, और वर्क करने के बाद में ये जो ब्लड है आपका, ये जो ब्लड है आपका, ये यहां से फ्लो होता हुआ आपके इस लेफ्ट एट्रियम तक आएगा। ये आपका आलिंद कहलाता है, इस आलिंद तक आता है। इस आलिंद तक आने के बाद में यहाँ से आपका बाइकुस्पेडल वॉल्व, माइट्रल वॉल्व खुलेगा। खुलने के बाद में यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए आपकी बॉडी में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये ट्रांसफ़र कराएगी कौन? एरोटाज, महाधमनियाँ। इसको महाधमनियाँ आपके ब्लड को लेकर जाएंगी, तो महाधमनियाँ लेकर जाएगी। आपका ब्लड का फ्लोएशन आपकी पूरी बॉडी के अंदर होगा। पूरी बॉडी में होने के बाद में जो CO2 वाला रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, वो आपकी वेना कावा, यानी जिनको आप महाशिराएं कहते हैं, ये महाशिराएं आपके इस रक्त को दोबारा से लेकर आपके राइट एट्रियम तक पहुंचेंगी। राइट एट्रियम तक पहुंचने के बाद में सेम राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में लगा हुआ है आपका एक वॉल जिसको ट्राइकुस्पाइडल वॉल कहते हैं, और ये ट्राइकुस्पाइडल वॉल जब खुलेगा तब आपका ब्लड, आपका जो ब्लड है, जो आपका CO2 युक्त अनऑक्सीकृत ब्लड है, वो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए दोबारा लंग्स में पहुंच जाएगा, ठीक है। लंग्स के जो पहुंचने पर यहाँ पर एल्वेलीज होती हैं, जिनको वायु कुपिकाएँ कहा जाता है, और इनके जरिए आपके रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। आइए इसको कुछ अपनी भाषा में समझते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ अपनी भाषा के बारे में, तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एक हार्ट जो आप शुरुआत से देखते आ रहे हैं, ठीक है, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। चलिए साहब, बचपन में आपने बड़े बनाए होंगे ये, और कॉलेज लाइफ में भी आपका यही सिस्टम चला होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा और ज़्यादा सही तरीके से देखते हैं। रेस करते हैं इसको। ये इसके बीच का मामला है। एक्चुअल में आपको मैंने हार्ट दिखा दिया, अब समझाने के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, और इस प्रोसीजर के जरिए आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको कोशिश करता हूँ आपको समझाने की थोड़ा सा। अगर हम बात करें, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये आपका राइट एट्रियम है, और ये आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है बच्चों। आप इस बीच वाली लाइन के बारे में अगर बात करें तो ये सेप्टम कहलाती है, इसको सेप्टम कहा जाता है, ठीक है। सेप्टम का काम होता है कि ये जो सेप्टम है ये इन दोनों पार्ट को, यानी लेफ्ट और राइट पार्ट को आपस में अलग करती है, ठीक है। तो इसका काम क्या हुआ, ये लेफ्ट वे राइट पार्ट को
अलग करती है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होगा। अब तो मामला बहुत ही बढ़िया होने वाला है। यहां पर आपके लंग्स हैं, आपके लंग्स से ऑक्सीजन पहुंची, ये है ऑक्सीडाइज ब्लड, ऑक्सीकृत रक्त। ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज्ड ब्लड भी कहेंगे। इसको लेके आने वाली हैं पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा लेकर आएगी, यहां पर आपका ब्लड बहना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होगा। यहां पर द्विबलनीय कपाट, बाइकुस्पाइडल वॉल होगा। बहुत ही सिंपल थ्योरी बता रहा हूं बच्चों, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओपन होगा, ओपन होने के बाद में सारा ब्लड नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। यहां पाए जाएंगे सेमी लूनर वॉल। बाइकुस्पाइडल वॉल को हिंदी में कहते हैं द्विबलनीय कपाट। सेमी लूनर वॉल अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है बच्चों, इस कपाट से आपकी एरोटास जुड़ी हुई है, हिंदी में कहेंगे महाधमनी। महाधमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है और आपकी बॉडी के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देती है। आपकी बॉडी इसको यूज़ करेगी। यूज़ करने के बाद में यहाँ से ब्लड, देखो नीला पेन यूज़ किया है, इसका मतलब नॉन ऑक्सीडाइज ब्लड है। ये नॉन ऑक्सीडाइज ब्लड है, ये मैं लिख देता हूँ नॉन ऑक्सीडाइज। तो इसको लेकर आती है कौन? वेना कावा, यानी महाशिराएं। महाशिराएं इस रक्त को लेकर पहुंचेंगी राइट एट्रियम तक। राइट एट्रियम में आकर रक्त भरना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो वॉल मिलेगा वो होगा ट्राइकुस्पाइडल। ट्राइकुस्पाइडल वॉल हिंदी में कहते हैं त्रिबलनीय कपाट। आपका त्रिबलनीय कपाट खुलेगा। खुलने के बाद में सारा ब्लड आपके राइट वेंट्रिकल्स में आएगा, आलिंद निलय में आएगा। यहाँ पर भी अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाएगा और यहाँ से पल्मोनरी धमनी के माध्यम से अनऑक्सीकृत रक्त कहां पहुंचा दिया जाएगा? आपके लंग्स तक पहुंचा दिया जाएगा। और जैसे ही लंग्स तक पहुंचेगा आप सांस को बाहर छोड़ोगे, आपकी बॉडी से जो आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वापस से आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सेम प्रोसेस, आपके लंग्स में वापस से ऑक्सीजन ली जाएगी, दोबारा से आप ऑक्सीजन लोगे, आपका ऑक्सीकृत रक्त पल्मोनरी शिरा के जरिए लेफ्ट एट्रियम तक आएगा और ये होल प्रोसीजर जो है वो चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, यहां तक आज का सेशन हम लोग करते हैं। इसके बाद में हम और इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो डायग्राम मैंने आज आपको बनाकर समझाया है वर्किंग प्रोसेस का, मैं यहां से ही इसको अगले लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। यानी एक बार इसको आप समझना, पढ़ना, और मैं दोबारा से इसका रिपीटेशन करूंगा। ठीक है, आप मेरे से जुड़ने के लिए वाईफाई स्टडी में फॉर थ्योरी, अगर आप बात करें फॉर थ्योरी के बारे में, तो आप हमारे वाईफाई स्टडी के SSC एग्जाम के जरिए जुड़ सकते हैं। मेरा नाम आमिर है। और अगर आप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप हमारे जस्ट GS या जस्ट जनरल साइंस नाम के चैनल से जुड़ सकते हैं। आपका वाईफाई स्टडी SSC पे क्लास मेरी 6 से 7 PM होगी और यहाँ मेरी क्लास 4 से 5 PM के आसपास होती है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ज़्यादा से ज़्यादा मेरे आपके वाईफाई स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी दोस्त और पढ़ना चाहते हैं और चीज़ें इनमें हैं आप उनको एक बार थोड़ा सा देखें। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरीके से हम आगे मिलते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।